चलिए आज हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उस पर पूरी बात नहीं हो पाई थी। आज बात करेंगे ये जो हमारा सिलेबस है, संस्कृत क्लास 10 बोर्ड के लिए जो सिलेबस हमारा निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस को मैंने पिछले दिन कहा था कि हमारा विषय कोड, सब्जेक्ट कोड है 122। हमारा जो फुल मार्क्स है एग्जाम का वो 100 है, और ये 100 जो है टू पार्ट में डिवाइडेड है। 80 + 20, 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम आपको बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 20 मार्क्स स्कूल के विभिन्न पीरियोडिक टेस्ट या इसको प्रैक्टिकल का मार्क्स कह सकते हैं ऐसे। अब ये 80 अंक जो है, इस 80 अंक को 4 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया। अपठित गद्यांश, रचनात्मकम कार्यम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम और पठित अवबोधनम। इसमें मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि अपठित अवबोधनम का 10 मार्क्स, रचनात्मकम कार्यक्रम के लिए 15 अंक, अनुप्रयुक्त व्याकरणम के लिए 25 अंक और पठित अवबोधन के लिए 30 अंक। अब इसका जो सबसे पहला खंड है खंड क, अपठित अवबोधनम, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अपठित अवबोधनम की तैयारी कैसी होनी चाहिए और हमें एग्जाम में इसको किस प्रकार से हल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कम से कम समय में सही से सही आंसर, सही से सही उत्तर हम दे पाए। देखिए, अपठित अवबोधनम का अर्थ ही होता है अपठित ज्ञान। अर्थात यह प्रश्न आपको पूछा जा रहा है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपका भाषा के प्रति, भाषा के बारे में आपकी क्या समझ है, भाषा की क्या समझ आप रखते हैं, संस्कृत भाषा का कितना ज्ञान आपको है, इसकी जांच इस खंड में की जाए। इसमें 80 से 100 शब्दों का एक गद्यांश होता है। वह किसी कहानी का अंश हो सकता है जो आपके बुक में नहीं है, वह किसी ऐतिहासिक घटना का एक अंश हो सकता है, कोई बनावटी कहानी हो सकती है, कोई सत्य कथा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक गद्यांश के रूप में आपके सामने किया जाएगा। 80 से 100 शब्दों के बीच में उस गद्यांश की क्षमता होगी और उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। अब प्रश्न क्या है कि गद्यांश दिया जाएगा, प्रश्न दिए जाएंगे, सब कुछ तो अनभिज्ञ है, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। इसको हल करने का तरीका क्या है, बेहतर से बेहतर तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको वो बताऊंगा। उसको ध्यान में अभी तैयारी के समय से रखना है। ये नहीं कि उस परीक्षा के दिन ही हम खाली इस बात का ध्यान करेंगे। हम आज से, जब से इसकी तैयारी में लग जाएंगे, तब से इस बात का ध्यान रखेंगे और इसको हल करने के इस तरीके को अपना स्वभाव बना करके काम करेंगे। सबसे पहले करना क्या है और लोग करते क्या है, मैं आपको ये बात करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट करता क्या है कि जैसे ही गद्यांश उसके सामने आया, ये फर्स्ट प्रश्न ही होता है, ये भी ध्यान रखिए। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। कोई चीज पहली बार आपको मिल रही है और वही बहुत मुश्किल उसको आप बना लें तो आगे और रास्ता कठिन होता जाएगा, और उसको बहुत आसान बनाकर, आसान मानकर चले तो आगे आसान नहीं आसान होता जाएगा। ये आपके प्रश्न पत्र में जो 17 या 18 प्रश्न होंगे कुल, उसमें से ये सबसे पहला प्रश्न होगा। पहली बात, सबसे पहला प्रश्न आपका होगा, उसमें करते क्या है बच्चे कि प्रश्न उनको मिला
और गद्यांश के जो प्रश्न हैं सीधे प्रश्न पर चले जाते हैं और सबसे पहले वो प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़कर तब उसका उत्तर उस गद्यांश में ढूंढने लगते हैं। 90% स्टूडेंट यही कर रहे हैं, हालांकि ये नहीं करना है, मैं साफ मना करता हूं, ये नहीं करना है। पहले ही मन में मान कर बैठ जाइए कि हमको वो काम नहीं करना है। हमको करना क्या है, प्रश्न पत्र मिला, उसके निर्देशों को सबसे पहले हम पढ़ें। जो सामान्य निर्देश है, जिसको जनरल इंस्ट्रक्शंस के रूप में भी आप जानते हैं, उस जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न को हल करने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद आप गद्यांश को पढ़ें। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। अभी तक हम प्रश्न पर नहीं पहुंचे हैं, आपको ध्यान रखना है। हम कहाँ हैं अभी रुके हुए? गद्यांश पर। ये जो स्टूडेंट जंप कर जाता है डायरेक्ट, सामान्य निर्देश को नहीं पढ़ा, गद्यांश को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट जंप कर गया कहाँ, क्वेश्चन पर, वो नहीं कर पाता और करता भी है उसे बहुत समय लगता है। उसके बाद भी आंसर की कितनी शुद्धता होगी ये कहना कठिन है। लेकिन इस तरीके से यदि आप करेंगे जो मैं बता रहा हूं, तो आपके उत्तर की 100% शुद्धता होगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, अर्थात आपका उत्तर सही होगा। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ना है और समझना है कि ये गद्यांश किस विषय के बारे में, किस वस्तु के बारे में या किस व्यक्ति के बारे में। गद्यांश किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है, किसी वस्तु के बारे में हो सकता है, किसी स्थान के बारे में हो सकता है। तो ये समझना है सबसे। उसके बाद समझना यह है कि गद्यांश में उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस स्थान के किस गुण का की विशेष चर्चा, क्योंकि 80 से 100 शब्द का ही गद्यांश है, उसमें किस भाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अब वृक्ष के बारे में लिखा गया है, तो वृक्ष का क्या महत्व है वो लिखा गया है। किसी महापुरुष के बारे में लिखा गया है, किसी स्थान के बारे में, ये आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, प्रश्न पर मैं फिर भी नहीं पहुंचा, फिर प्रश्न पर नहीं जाना है, फिर लौट कर आना है कहाँ, गद्यांश में। गद्यांश को फिर से पढ़ना, क्योंकि आपने एक बार गद्यांश को पढ़ा और पूरी तरह आप समझ जाएं, ये आवश्यक नहीं है। ये इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि वो तो आपके लिए नया है, वो नया पैराग्राफ है, नया गद्यांश है। तो यह जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप पूरा समझ जाएं, आप उसको फिर से पढ़ लीजिए। पढ़ करके हो सकता है पहली बार में आपने 40% समझा, दूसरी बार पढ़ने के बाद और 30% समझ गए आप। अब आपकी समझ कहां तक पहुंच गई, 70%। और कल्पना कीजिए कि बिना पढ़े हुए क्वेश्चन पर पहुंच जाते, तब आपकी समझ उस गद्यांश की कितने प्रतिशत पर रहती, 0%। इसीलिए मैं कहता हूं गद्यांश को पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद अब चलेंगे हम प्रश्न पर। इसमें प्रश्न 4 तरह के पूछे जाते हैं मूल रूप से। अपरित अबोधनम जो सेक्शन है आपका खंड है, इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है एक पदेन उत्तर। क्या पूछा जाता है, एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर अर्थात एक पद में पदेन उत्तर अर्थात एक पद में उत्तर दें। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, कभी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1/2 मीन्स 0.5 इसका मार्क्स रहता है एक प्रश्न का।
अब जो गद्यांश दिया गया है उसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, एक पद में आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा निश्चित रूप से उस गद्यांश में ही होगा, ये भी मैं आपको बताता हूं, अलग से कुछ याद से नहीं लिखना, उस गद्यांश से खोजना है। अब इसमें गलती क्या यहाँ पर होती है ये भी मैं बता देता हूँ, अभी तक हो रही है, जो 10th में बच्चे हैं वो कर रहे हैं गलती। कई बार बोर्ड में भी, बोर्ड की कॉपियां भी जब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वहां भी बच्चे वो गलती कर देते हैं। क्या? तो उत्तर एक पद में देना है तो आपको एक पद में ही उत्तर देना है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो है एक्स्ट्रा समझ से पूरे वाक्य में उसका उत्तर। प्रश्न है भारतस्य राजधानी कुत्र अस्ति? भारत की राजधानी कहाँ है? भारतस्य राजधानी कुत्र अस्ति? अब उत्तर देने वाले छात्र ने लिख दिया भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। अब बताइए तो इतना लिखने की जरूरत है? ये क्रॉस कर दिया जाएगा और पूरा उत्तर ये गलत माना जाएगा। आपने एक पद में जिस प्रश्न का उत्तर देना है उसका उत्तर एक वाक्य में दिया, इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा, आप नहीं समझ पाए। इसलिए ध्यान रखना है, एक पद में उत्तर देना है तो एक पद में ही उत्तर देना है। इस प्रकार से इसमें 4 प्रश्न या 2 प्रश्न आपको रह सकते हैं, उसका उत्तर आपको देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है ब्रेक लगाइए, क्यों बोल रहे हैं इतना? बोलिए मत, पढ़ाई चल रही है। दूसरा प्रश्न है आपका पूर्ण वाक्यन उत्तर। क्या है? पूर्ण वाक्यन उत्तर। अब पूर्ण वाक्यन उत्तर में आपको उत्तर देना है पूरे वाक्य में। आपने गद्यांश पढ़ा हुआ है, प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में कहाँ है तुरंत आपकी नजर वहां पर चली जाए। आप बिना गद्यांश पढ़े हुए अगर उसको खोजने का प्रयास करते उसमें आपको अधिक समय लगता है, लेकिन आपने पढ़ा है, आप आसानी से उसका उत्तर खोज सकते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। यहाँ भी फिर वही बात ध्यान रखना है, कई बार एक पद का उत्तर पूर्ण वाक्य और पूर्ण वाक्य का उत्तर एक पद में, ये कार्यक्रम नहीं चलेगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपका भाषिक कार्य। अब भाषिक कार्य में भाषा, मैंने पहले कहा कि आपका जो भाषा कौशल है, आपका जो लैंग्वेज स्किल है, ध्यान रखिए मैं सब दिन कहता हूं कि भाषा का ज्ञान एक स्किल है। यदि आपको भाषा का ज्ञान है तो आपके पास एक कौशल है, जैसे ड्राइविंग, जैसे टीचिंग, जैसे प्लेइंग, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ये सब एक कौशल है, एक स्किल है। उसी प्रकार से भाषा का ज्ञान भी एक स्किल है। अब भाषिक कार्य में आपसे पूछा जाता है, भाषिक कार्य में आपसे पूछा जाता है कि उसमें व्याकरण से संबंधित, जैसे 2 पद दे दिया गया, 2 पद में आपको विशेषण क्या है या विशेष क्या है, मैंने पहले बताया है आपको विशेषण और विशेष क्या है, ये बताया है। विशेषण क्या है, विशेष क्या है। जैसे अनयोः बालकयोः, अनयोः बालकयोः कः श्रेष्ठ, अनयोः बालकयोः कः श्रेष्ठ। अब उसमें से अनयोः बालकयोः, इसमें विशेषण कौन है, इसमें सर्वनाम कौन है, इसमें क्रिया कौन है, ये आपको बताना है। भाषिक कार्य में, भाषिक कार्य में आपको विशेषण, विशेष, पर्यायवाची, विलोम शब्द और ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मूल रूप से व्याकरण पर आधारित प्रश्न होता है। इसमें भी 4 प्रश्न रहते हैं, 1 नंबर का 1 अंक का 1 प्रश्न रहता है।
हालांकि विकल्प भी दिया जाता है, लेकिन कई बार विकल्प नहीं भी रहता है, इसलिए तैयारी यही मानकर होना चाहिए कि विकल्प नहीं रहेगा। ये भी ध्यान देना है आपको। और अंतिम प्रश्न आपका जो इसमें रहता है वह है शीर्षकम लिखत। शीर्षक के बारे में आपको लिखना है कि वो जो गद्यांश आपको दिया गया है उस गद्यांश का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है। आप सभी जानते हैं शीर्षक वैसा शब्द होता है जिसके चारों ओर जो गद्यांश रहता है, अनुच्छेद रहता है, वो उस शीर्षक के चारों ओर घूमता रहता है। एक तरह से कहें तो शीर्षक गद्यांश की आत्मा है। जिस प्रकार से हमारे अंदर आत्मा है तो हम सजीव हैं, आत्मा नहीं है तो फिर हमारे जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है। तो वो इसी प्रकार से शीर्षक का चयन करते समय आपको ध्यान रखना है। एक गद्यांश के कई शीर्षक हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि एक शीर्षक जो आपके दिमाग में आया सिर्फ वही है। इसलिए शीर्षक चुनते समय भी आपको अगर आवश्यकता पड़ती है पुनः एक बार गद्यांश को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से अपठित अवबोधन को हल करते समय आपका समय कम लगेगा, क्योंकि मार्क्स इसके लिए 10 की निर्धारित है। और अगर 10 नंबर को हल करने के लिए आप 1 घंटा समय लगा देते हैं तो फिर बाकी का जो सेक्शन है आपका छूट जाएगा, इसलिए उसका ध्यान रखना है। अब दूसरे खंड के बारे में हम लोग फिर दूसरे दिन बात करेंगे। आज आप लोग जो प्रैक्टिस सैंपल पेपर या और किसी सोर्स से कर रहे हैं अपठित अवबोधन का, उसमें इन बातों का ध्यान रखें। चलिए।